बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्रैब साइकिल तक पूरा कर लिया था। इसमें हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज ETS, और इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। द फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस आर टू रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर्ड इन NADH, H+ एंड FADH2। कि जितने भी स्टेप हमने रेस्पिरेटरी प्रोसेस में पढ़े वो सारे ये थे कि वहाँ से क्या वो एनर्जी रिलीज़ हो, फिर यूटिलाइज़ किया जाए और वहाँ पे स्टोर हो रही थी NADH, H+ और FADH2 के उसमें फॉर्म में। दिस इज़ अकम्पलिश्ड व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो फुलफिल है ये कब हो पाएगा? जब ये दोनों क्या हो, ऑक्सीडाइज हो जाएँ। किसके थ्रू ऑक्सीडाइज होंगे? अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ऑक्सीडाइज होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन पास्ड होंगे O2 रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O, और ऐसे ही करते करते लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा H2O। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली क्या है? वो मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पास करता है एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज ETS। और कहाँ होता है ये? माइटोकॉन्ड्रियल, इन अ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में NADH, H+ और FADH2 बनते हैं फिर वो कहाँ जाते हैं? तो वहाँ ये तो सबको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। तो जो तुम्हें ऑप्शन में वहाँ दे देगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे या गोल्जी में जाएंगे या ER में जाएंगे या नन में। तो फिर तुम्हें लगाना है ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या परफॉर्म होने वाली ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और स्पेसिफाई करके दे दे तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, इनर मेम्ब्रेन पे जाएगा कि आउटर मेम्ब्रेन पे जाएगा? तो आंसर क्या जाएगा? इनर मेम्ब्रेन। कहाँ जाएगा वो? इनर मेम्ब्रेन पे जाएगा। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NADH, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स जो NADH से प्रोड्यूस होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल। कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। देखो वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया में वो हो रही थी प्रोसेस, क्रैब साइकिल, ठीक है, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही थी, मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स के बाद कहाँ जाने वाले? वो इनर मेम्ब्रेन पे जाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्म हो गया ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वही कहा गया जो NADH प्रोड्यूस हो रहा था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जब सिट्रिक एसिड साइकिल चल रही थी, अब वो ऑक्सीडाइज होगा NADH डिहाइड्रोजनेज के थ्रू, जो क्या होता है कॉम्प्लेक्स 1 होता है। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कहाँ पे? यूबिक्विनोन के साथ, जो कहाँ पे लोकेटेड है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। तो देखो ये मैट्रिक्स था, यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेज। फिर कहाँ गए? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास गया, वहाँ पे क्या है? ये दैट इज UQ, दैट इज यूबिक्विनोन। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है? कॉम्प्लेक्स 1 होता है दैट इज NADH डिहाइड्रोजनेज। कहाँ मिलेगा तुम्हें? मैट्रिक्स की साइड ही मिलेगा। और क्या होगा वहाँ पे? जो NADH प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या होगा वहाँ पे? ऑक्सीडाइज होगा। फिर यूबिक्विनोन जो है, यूबिक्विनोन ऑल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स विया FADH2। अब FADH2 के थ्रू उसके पास क्या आते हैं? यूबिक्विनोन के पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सेकंड। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या हुआ हमारा? बेसिकली यूबिक्विनोन ये वाला जो यहाँ से रिड्यूस, एक तो कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम होता है यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये भी पूछते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो कहाँ पे आ रहा है ये? तो यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, किसके थ्रू आ रहे हैं? FADH2 के थ्रू आते हैं। और वो क्या होता है हमारा? दैट इज कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। देखो यहाँ पे दिया गया है, ये क्या है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। फिर हम चले आगे कि चलो यहाँ तक पास हो गया, फिर FADH2 का सेकंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू आ गया, दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। जब सक्सीनेट को क्या किया जा रहा था? सक्सीनेट जनरेट किया जा रहा था सिट्रिक एसिड साइकिल में उस टाइम पे। द रिड्यूस यूबिक्विनोन दैट इज अब यूबिक्विनोल इज देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम C विया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स थर्ड। अब ये किसके थ्रू ऑक्सीडाइज होगा? यहाँ पे अभी ऑक्सीडाइज होगा जो साइटोक्रोम C के थ्रू आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे साइटोक्रोम C की तरफ। किसके थ्रू आ रहे हैं? वो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू, जो क्या है? कॉम्प्लेक्स थर्ड। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से कि इलेक्ट्रॉन किस जगह से कहाँ ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले NADH जो था सिट्रिक एसिड साइकिल का, उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ NADH डिहाइड्रोजनेज के थ्रू, जो कॉम्प्लेक्स 1 है। इलेक्ट्रॉन आगे गए यूबिक्विनोन के पास। फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड के थ्रू इलेक्ट्रॉन गए FADH2 से, जो सक्सीनेट, जब क्या हो रहा था? सक्सीनेट का क्या हो रहा था? जनरेशन हो रहा था। वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कहाँ पे? यूबिक्विनोन के पास, वहाँ चले गए। अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जाएगा साइटोक्रोम C के पास, और किसके थ्रू? साइटोक्रोम BC1 के थ्रू, जो क्या है? कॉम्प्लेक्स थर्ड है।
यहाँ तक बात हुई। अब साइटोक्रोम सी एक स्मॉल प्रोटीन है जो अटैच होता है आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के भी आउटर सरफेस पे अटैच होता है साइटोक्रोम सी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइटोक्रोम सी क्या है, स्मॉल प्रोटीन है, कहाँ पे अटैच मिलने वाला है, आउटर सरफेस पे मिलने वाला है। आउटर सरफेस भी किसकी, इनर मेम्ब्रेन की, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे। एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कॉम्प्लेक्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स फोर। तो कौन काम करता है, वो साइटोक्रोम सी काम करता है एज अ मोबाइल कैरियर। किसके बीच में, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर के बीच में। फिर हम चले, कॉम्प्लेक्स फोर रेफर्स टू एज अ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स फोर को साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम ए एंड A3। अब इसके अंदर होता क्या है, कई बार ये भी पूछा जाता है, इसके अंदर A और A3 होते हैं कॉम्प्लेक्स। एंड 2 कॉपर सेंटर्स, और 2 कॉपर के सेंटर्स होते हैं। तो ये PYQ में एक बार पूछा गया है कि इसके अंदर क्या होते हैं, A और A3 होते हैं और 2 कॉपर के सेंटर्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पास कर जाता है फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वी आर कॉम्प्लेक्स 1 to 4। अब 1 to 4 के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन सारे पास हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये क्या करते हैं, दे कपल टू ATP सिंथेटेज। अब ये कॉम्प्लेक्स 5 के पास जाते हैं, दैट इज़ ATP सिंथेटेज। ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज़ ATP सिंथेटेज। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद क्या करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP। अब ये ADP से क्या बनाते हैं, यहाँ पे ATP बनाते हैं। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऑब्वियसली तभी बनेगा, ADP में फॉस्फेट कंबाइन करेगा तभी वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा। द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनर। अब ये डिपेंड करता है कि कितने ATP बनने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है इलेक्ट्रॉन डोनर का। ऑक्सीडेशन अब वन मॉलिक्यूल, अब यहाँ से पूछा जाता है जब एक मॉलिक्यूल NADH का ऑक्सीडेशन होता है तो वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है। वहीं पे जब एक मॉलिक्यूल FeDH2 होता है वो वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोड्यूस करता है। ऑल दो द एरोबिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एरोबिक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का वो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ तक लिमिटेड है, सिर्फ टर्मिनल स्टेज तक ही ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड होता है। येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। दो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो ज़रूरी है, वाइटल है, नेसेसरी है, लेकिन उसका जो रोल है वो लिमिटेड है टर्मिनल स्टेज तक ही। सिंथ इट ड्राइव द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। क्यों है, अब इसकी ज़रूरत भी क्यों है, क्योंकि वो क्या करती है, वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करती है पूरे सिस्टम में से। ऑक्सीजन एक्ट एज अ फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ये भी PYQ में पूछा गया कि कौन फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है, दैट इज ऑक्सीजन। अनलाइक फोटोफॉस्फोराइलेशन वेयर इज द लाइट एनर्जी दैट इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर फॉर फॉस्फोराइलेशन। अब ये फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है, तुम लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही होगा तो समझ आ रहा होगा, और नहीं पढ़ा है तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर अभी पढ़ेंगे इसके बाद तो वहाँ पे ये आएगा कि वहाँ पे क्या किया जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट को ऐड किया जाता है, लाइट एनर्जी यूटिलाइज की जाती है प्रोटोन ग्रेडियंट बनाने के लिए। वहाँ पे भी प्रोटोन फिर कहाँ से, कॉम्प्लेक्स 5 वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, F0 एंड F1 जिसे ATP सिंथेटेज कहते हैं, वहाँ से पास होते हैं और ATP का जनरेशन होता है। तो वही लिखा गया है कि लाइट एनर्जी यूज़ की जाती है वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन के लिए। इन रेस्पिरेशन इट इज़ द एनर्जी ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर द सेम प्रोसेस। और यहीं पे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है उसी सेम प्रोसेस के लिए जहाँ पे फोटोसिंथेसिस में लाइट यूज़ की जाती है फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसलिए इसे क्या जाता है, इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द मेम्ब्रेन लिंक ATP सिंथेसिस एज एक्सप्लेन बाय द कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इन द अर्लियर चैप्टर। वही जो मैंने अभी बताया था कि वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट होते हैं वो पास होते हैं, वहाँ से पूरा पास होके जाते हैं ATP सिंथेटेज के पास, और वहाँ पे उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है और ATP बनती है। तो वो कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर हम पढ़ते हैं। एज मैंशन अर्लियर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज यूटिलाइज इन सिंथेसाइजिंग ATP। हमें पता है कि जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ पे उसको यूज़ किया जाएगा किस चीज़ के लिए, ATP बनाने के लिए, किसके एंजाइम के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेज, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 5 होता है। दिस कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ द 2 मेजर कंपोनेंट्स। इस कॉम्प्लेक्स के 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं F1 एंड F0। जो F1 हेड पीस है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। कहाँ पे मिलने वाला है, मेम्ब्रेन के पेरीफ्री साइड पे मिलेगा। उसमें क्या होती है, साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। तो F1 हेड पीस में ही साइट होती है ATP बनाने के लिए फ्रॉम द ADP एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वहीं पे जो F0 इंटीग्रल मतलब अंदर की तरफ मिलने वाला है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये देखो, ये आउटर साइड है और इसकी इनर साइड है। आउटर साइड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इधर ये मैट्रिक्स है।
तो यही एफ नॉट इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो चैनल बनाता है जिसके थ्रू प्रोटॉन जाते हैं अंदर मेम्ब्रेन की तरफ, इनर मेम्ब्रेन की तरफ. द पैसेज ऑफ द प्रोटॉन through which the channel is coupled to catalyze the site of F1 component for the production of ATP. वही लिखा है प्रोटॉन जाएंगे इसके थ्रू, वहाँ पे कैटालिटिक साइट होती है F1 कंपोनेंट में ताकि ATP सिंथेसाइज हो सके. देखो यहाँ जा रहे हैं ये H+, ये ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या बन रहा है ATP. देखो यहाँ लिखाते हैं 2H+, और यहाँ लिखा गया 4H+. तो ये हमेशा से कॉन्ट्राडिक्शन चलता ही आ रहा है. The passage of the proton through the channel is coupled to catalytic site of F1 component for the production of ATP. For each ATP produced, अब देखो यहाँ लिखा गया each ATP बनाने के लिए 4H+ पास करेंगे F नॉट से फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स की तरफ जाने के लिए डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट. और किस डायरेक्शन में होती है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट का डाउन साइड होता है. ये देखो यहाँ पे दिखाया गया इसने 2H+, लेकिन यहाँ मेंशन किया गया 4H+. तो ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन में भी चलता है, कभी इसका आंसर हो 4H+, कभी 2H+, और कई बार आता है तो वो खुद ही डिसाइड करते हैं आंसर क्या जाएगा. तो जैसे लिखा तो यहाँ पे 4H+ है, उस हिसाब से 4H+ ही जाना चाहिए, क्योंकि जो हमने पहले वाली ऊपर वो रिएक्शन देखी थी इससे पहले वाली वीडियो में भी, वहाँ भी कुछ मेंशन था ऐसा ही. अब आते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, मतलब कितनी ATP बनी, खर्च हुई, टोटल कितना हमें मिल रहा है. इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ द ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, बट इन रियलिटी दिस कैन रिमेन ओनली अ थियोरेटिकल एक्सरसाइज. रियलिटी में कि थियोरेटिकल एक्सरसाइज ही है. दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली अ सर्टेन एजम्पशन के बेसिस पे ये कैलकुलेशन की जा सकती है. देयर इज अ सिक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट विद द ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल एंड ETS पाथवे वन आफ्टर वन अदर. सिक्वेंशियल प्रोसेस चल रहे हैं, पहले ग्लाइकोलिसिस हुई, फिर TCA साइकिल, क्रैप्स साइकिल, फिर ETS हुआ. जो NADH सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में, फिर ट्रांसफर किया जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया में, देखो वही क्वेश्चन, और अंडरगो द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. फिर कहाँ जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाता है. नन ऑफ द इंटरमीडिएट इन द पाथवे आर यूटिलाइज टू सिंथेसाइज एनी अदर कंपाउंड. कोई भी इंटरमीडिएट इसमें यूज नहीं किया जाता पाथवे के बीच में कोई और कंपाउंड बनाने के लिए. ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, ग्लूकोज को ही रेस्पायर किया जाता है. कोई और अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट एंटर नहीं होता पाथवे में कोई भी इंटरमीडिएटरी स्टेज पे. बट दिस काइंड ऑफ assumption are not really valid in a living system. All the pathway work simultaneously and do not take place one after another. ये जो एक assumptions हैं ये रियलिटी में वैलिड नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक पाथवे ऐसा नहीं होता कि एक के बाद एक चले, सब साइमल्टेनियसली साथ बाय साथ चलते रहते हैं. सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज वेन द नेसेसरी. सबस्ट्रेट एंटर करते हैं, विड्रॉ होते हैं नेसेसरी अपनी ज़रूरत के हिसाब से. ATP इज यूटिलाइज एज एंड व्हेन नीडेड. ATP यूटिलाइज होती है जब उसकी आवश्यकता है, जब नहीं है. Enzymatic rate are controlled by multiple means, yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of the living system in the extraction and the storing energy. हाँ, ये कह रहे हैं हम ये एक्सरसाइज किस लिए कर रहे हैं, ये करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए किस तरीके से, कितनी एफिशिएंसी से ये चीज़ लिविंग सिस्टम में होती है, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, कैसे एनर्जी को स्टोर किया जाता है. Hence there can be a net gain of 38 ATP molecule during aerobic respiration of one molecule of glucose. तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितनी ATP मिलती है, 38 ATPs मिलती हैं जब होती है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड द एरोबिक रेस्पिरेशन. अब फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन को कंपेयर किया जाए तो फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली अ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, वेयर एज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज कम्प्लीटली डिग्रेडेड टू CO2 एंड द H2O. तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, वहीं पे एरोबिक रेस्पिरेशन में कम्प्लीटली डिग्रेड होता है CO2 और H2O में. फर्मेंटेशन में नेट गेन होता है ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. ये क्वेश्चन पूछा जाता है फर्मेंटेशन में कितने ATP के मॉलिक्यूल गेन होता है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डिग्रेडेड टू पायरुविक एसिड, वेयर एज मेनी more molecules of ATP are generated under aerobic conditions. वही फर्मेंटेशन में कितने मिलने वाले हैं, 2 ATPs मिलने वाली हैं, और वहीं पे जब पूरी ETS होने के बाद, एरोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद 38 ATPs मिलते हैं. NADH ऑक्सीडाइज होता है NAD+ में रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन. हाउएवर रिएक्शन बहुत ही विग्रस होती है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. तो ये कंपेयर था फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच. अब हम चल रहे हैं एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है. ग्लूकोज इज़ द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन. ग्लूकोज एक फेवर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए, मतलब ग्लूकोज है तो रेस्पिरेशन अच्छा होगा. ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिफोर दे आर यूज फॉर रेस्पिरेशन. सबसे जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं सबसे पहले इनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में रेस्पिरेशन में जाने से पहले. अदर सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो भी रेस्पायर, दूसरे सबस्ट्रेट भी रेस्पायर कर सकते हैं, हैज़ बीन मेंशन्ड अर्लियर, बट देन दे डू नॉट एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप. लेकिन वो फर्स्ट स्टेप में रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर नहीं करते, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे.
अगर कोई भी सबस्ट्रेट हो सबसे पहले उसे कन्वर्ट होना पड़ेगा उस चीज़ में बेसिक फॉर्म में, फिर वो जाके उस पाथवे में एंटर करता है। अभी हम आगे फिगर 12.6 चीज़ में इस चीज़ को देखेंगे। द पॉइंट ऑफ द एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे, कैसे वो एंटर करते हैं। फैट वुड नीड टू बी ब्रोक डाउन, फैट को टूटना पड़ता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड रेस्पायर होते हैं फर्स्ट एसिटाइल कोएंजाइम में, उसके बाद वो जाते हैं क्रैब्स साइकिल में। ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे, वो कब एंटर करता है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है पीजीएल में, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। द प्रोटीन वुड बी डिग्रेडेड बाय द प्रोटीएज, प्रोटीन को डिग्रेड करेगा एंजाइम प्रोटीएज। इंडिविजुअल कन्वर्ट होंगे अमाइनो एसिड्स में, अमाइनो एसिड्स के बाद वो कन्वर्ट होंगे फिर से एसिटाइल कोएंजाइम में और फिर जाएंगे क्रैब्स साइकिल में। तो वही लिखा है इंडिविजुअल अमीनो एसिड आफ्टर डीअमाइनेशन डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर एंड वुड एंटर द पाथवे एट द सम स्टेज विद द क्रैब्स साइकिल और इवन एज अ पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम। तो किसके फॉर्म में एंटर करते हैं वो, या तो पायरुवेट के फॉर्म में या फिर एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में रिएक्शन में साइकिल में एंटर करते हैं। Since respiration involves breakdown of the substrate, the respiratory process has traditionally been considered as a catabolic process and the respiratory pathway as a catabolic pathway. तो जो respiration है उसे catabolic process और respiratory pathway को catabolic pathway कहा जाता है. But is this understanding correct? क्या ये understanding सही है? We have discussed above at which point in the respiratory pathway different substrate would enter if they were to be respired to use to drive energy. What is important to recognize is that if these very compounded would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrate. मतलब इनका कहने का मतलब यहाँ पे है जो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो भी सबसे आ रहा है वो पहले फैटी एसिड ब्रोकन डाउन होगा एसिटाइल कोएंजाइम में रेस्पिरेटरी पाथवे में जाने से पहले, तो उसे सबस्ट्रेट की तरह तभी यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत है फैटी एसिड बनाने की, बट व्हेन द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज फैटी एसिड्स एसिटाइल कोएंजाइम वुड बी विड्रॉन फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट। तो फिर उसमें से क्या रेस्पिरेटरी पाथवे में से उनको विड्रॉ किया जाता है। हेंस द रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इनटू अ पिक्चर बोथ ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो रेस्पिरेटरी पाथवे दोनों ही कंडीशन में आ रहा है, जब ब्रेकडाउन करना है और सिंथेसिस करना है। सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन 2 रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट फॉर्म द लिंक। तो रेस्पिरेटरी मीडिएट क्या बनाते हैं, लिंक बनाते हैं। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैटाबॉलिज्म, और वहीं पे जब सिंथेसाइज करने की बात आएगी तो वो एनाबॉलिज्म हो जाएगा। इसलिए इसे कहा गया है एम्फीबॉलिक पाथवे। ना ये कैटाबॉलिज्म है ना ये एनाबॉलिज्म है, क्योंकि अगर हमें फैटी एसिड प्रोटीन ये कुछ बनाए तब भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट बनेगा, जब हमें इसको तोड़ना है तो भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आएगा। तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है एम्फीबॉलिक पाथवे। बिकॉज द रेस्पिरेटरी पाथवे इन्वॉल्व इन बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, इट वुड हेंस बी बेटर टू कंसीडर द रेस्पिरेटरी पाथवे एज एम्फीबॉलिक पाथवे रेदर देन एज अ कैटाबॉलिक वन। वही उन्होंने कहा है, इसलिए इस रेस्पिरेटरी पाथवे को एनाबॉलिक ना कहें ना कैटाबॉलिक कहें, इसे एम्फीबॉलिक कहें, क्योंकि ये दोनों ही जगह इन्वॉल्व है। अब ये इस डायग्राम जो भी कहा गया था फिगर में देखेंगे, देखो फैट किस में टूटेगा, पहले फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर ग्लूकोज में, फिर वही कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरॉल्डिहाइड। प्रोटीन्स टूटते हैं अमाइनो एसिड्स में। तो फैट टूट गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल कन्वर्ट हुए किस में, एसिटाइल कोएंजाइम में। अमीनो एसिड कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड फिर कन्वर्ट हो गया एसिटाइल कोएंजाइम में और फिर जाएंगे ये क्रैब्स साइकिल में। तो वही लिखा है इंटर रिलेशनशिप अमंग द मेटाबॉलिक पाथवे शोइंग रेस्पिरेशन मीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू CO2 एंड H2O। बेसिकली इंटरमीडिएट जो रिलेशन है कि हर कोई टूट न टूट के इस बेसिक प्रोडक्ट में आ गया, तो पायरुविक एसिड या फिर एसिटाइल कोएंजाइम। तो फैटी एसिड्स जो थे, फैट्स थे, टूटे फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फिर वो बने वापस किस में, फैट कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, ग्लिसरॉल्डिहाइड जो ग्लिसरॉल था वो ग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होकर फिर यहाँ पे आ गया रिएक्शन में, फिर और वहाँ अमीनो एसिड फिर से वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था, प्रोटीन टूट के तभी आगे जा रहा है। अब रेस्पिरेटरी क्विटेंट क्या होता है, लेट अस नाउ लुक अनदर एस्पेक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। एज यू नो ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन O2 कंज्यूम होती है, CO2 रिलीज होती है। तो रेशो जो होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व की कितनी CO2 निकली और कितनी O2 कंज्यूम हुई, उसी को कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्विटेंट। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इज द रेस्पिरेटरी रेशियो और द रेस्पिरेटरी क्विटेंट। The respiratory quotient depend upon the type of the respiratory substance used during the respiration। तो respiratory quotient डिपेंड करता है कि कौन सा respiratory substrate यूज़ किया गया है during respiration। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि RQ की वैल्यू क्या क्या होती है अलग अलग चीज़ों के लिए। जब कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट यूज़ होता है तो उसका RQ होता है 1, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व होती है और उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ O2 यूज़ होती है रिस्पेक्टिवली। वहीं पे बात की जाए जब फैट को रेस्पायर किया जाता है तो RQ लेस देन 1 जाता है, RQ 1 से कम। तो यहाँ लिख लो साइड में, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो RQ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो 1 है, फैट्स के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट लेस देन 1 है, 1 से कम। ठीक है।
और ये किसके लिए आता है, कैलकुलेशंस ऑफ फॉर फैटी एसिड ट्राईपाल्मिटीन यूज़ किए गए सबस्ट्रेट के लिए। तो जैसे यहाँ पर ट्राईपाल्मिटीन का एग्जांपल दिया है, तो कई बार यहाँ पे ये भी पूछ दे देंगे, सीधा लिख देंगे ट्राईपाल्मिटीन होता है तो उसके लिए RQ कितना होता है, दैट इज़ 0.7। और जब प्रोटीन को यूज़ किया जाता है तो रेशियो आता है 0.9। तो कार्ब, फैट, प्रोटीन, इसका है 1, इसका है <1 और इसका है 0.9 स्पेसिफिकली मेंशन किया है। इसमें फैट में किसका एग्जांपल के साथ, ट्राईपाल्मिटीन और फैटी एसिड, इनकी कैलकुलेशन के साथ एग्जांपल करके दिया गया है, दैट इज 0.7। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1। कई बार एक से ज़्यादा भी जाता है। किस केस में, जब प्योर प्रोटीन्स या फिर फैट जो कभी यूज़ नहीं किए गए एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो वहाँ पे RQ 1 से भी ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। अब बच्ची है सिर्फ इसकी समरी। प्लांट अनलाइक एनिमल हैव द नो स्पेशल सिस्टम फॉर द ब्रीदिंग और द गैसेस एक्सचेंज। प्लांट जैसे कि एनिमल की तरह उनके पास कोई भी स्पेशल सिस्टम नहीं होता ब्रीदिंग के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। स्टोमेटा, लेंटिसल्स थोड़ा बहुत गैसेस एक्सचेंज कराते हैं, वही प्रेजेंट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। ऑलमोस्ट जितने भी लिविंग सेल्स हैं प्लांट में, उनके पास उनका कोई ना कोई सरफेस एक्सपोज होता है एयर के साथ। जब ब्रेकिंग होती है CC बॉन्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन के थ्रू सेल्स में, तो वहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसे कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इज़ द फेवर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन के लिए। भाई सबसे फेवर्ड सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है। फैट और प्रोटीन भी यूज़ किए जाते हैं एनर्जी निकालने के लिए। जो इनिशियल स्टेज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन की, वो साइटोप्लाज्म में होती है। हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है सीरीज ऑफ एंजाइम के थ्रू, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के थ्रू इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। अब जो फेट है पायरुवेट की, डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन की एबिलिटी कितनी है ऑर्गेनिज्म के पास। जब एनारोबिक कंडीशन है तो या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाए या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जाए। फर्मेंटेशन होती है एनारोबिक कंडीशन में बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और जर्मिनेटिंग सीड्स में। ये आगे कहीं मेंशन नहीं किया है कि फर्मेंटेशन कहाँ होती है। तो फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ मिलेगी, एनारोबिक कंडीशंस में मिलेगी, जैसे कि प्रोकैरियोट्स हुए, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में और जर्मिनेटिंग सीड्स में। वहीं पे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, फिर वहाँ पे CO2 रिलीज होती है। एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे या फिर क्रैब साइकिल में, जो कहाँ पे होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो पायरुविक एसिड को भी कहाँ लिया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाते हैं। उसे कहाँ कन्वर्ट करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करते हैं। फिर कार्बोक्सिलिक, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल और क्रैब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही होती है। फिर ETS कहाँ जाता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे में, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। NADH+ और FADH2 जनरेट होता है क्रैब साइकिल में। द एनर्जी इन दीज मॉलिक्यूल एज वेल एज दैट इन NADH सिंथेसाइज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस, फिर उसको ATP बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज अकम्प्लिश थ्रू अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और वो कैसे होता है, वो जाते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, जो कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। इलेक्ट्रॉन एज दे मूव थ्रू द सिस्टम दे रिलीज इनफ एनर्जी दैट ट्रैप टू सिंथेसाइज ATP। जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं पाथवे में, उनसे क्या होती है, एनर्जी ट्रैप होती जाती है और उसको यूज़ किया जाता है ATP बनाने के लिए। इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जो फोटोसिंथेसिस में होता है दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि वहाँ लाइट की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है। इन दिस प्रोसेस O2 जो है अल्टीमेट एक्सेप्टर होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, और वो रिड्यूस हो जाती है वाटर में। जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, क्योंकि वो बहुत एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेटरी कैटेन डिपेंड करता है कि किस टाइप का रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ किया गया है रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया विथ समरी। तो हमने ये लास्ट में देखा है कि RQ की वैल्यूज़ क्या क्या होती है, 1 होती है, <1 होती है, और 0.9 और 0.7 ये फैट के केस में थी। ट्राईपाल्मिटाइन में ये प्रोटीन थी, ये कार्ब था। और कई बार मोर देन 1 भी जाती है, जब ऐसे प्रोटीन, प्योर प्रोटीन और ऐसे फैट यूज़ किए गए हैं जो कभी भी एज अ RQ जैसे मतलब एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कभी यूज़ नहीं किए गए। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को पढ़ लेना दोबारा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में मेंशन कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।